And this is Nikki Kumar Shah. देखिए अभी आपकी एज क्या है? Sir, my age is nearly 18. Nearly 18. और अभी आप क्या कर रहे हो आजकल? I'm a student recently at Jalbajal Institute of Technology and Management, Greater Noida. Okay. और अभी आप क्या कर रहे हो? This month. Basically, I'm engaged with a project of organizer with. Okay. और निकी, मैंने आपके बारे में काफ़ी सुना है कि आपने अभी काफ़ी सारे इन्वेंशन और रिसर्च पेपर्स पे वर्क कर रहे हो। तो अभी आपका इस फील्ड में इंट्रोडक्शन कैसे हुआ? आपने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की? Yeah, basically sir, I was compelled towards the research जब मैं क्लास 6 में था। Okay. My father made a fire alarm. और फिर वहाँ से मेरी क्यूरियोसिटी जगी कि how these alarms actually works, how the stops gonna generally works, how it takes place, what is the basic key component in the stops that makes it work. Okay. So that motivates me. My father always, for this all, first of all I want to thank my father, my real hero, who give me such type of sustained education or such type of education that I can be up to this height till now. Okay. So from class 6 I was motivated by my father to do the experiment. I had started with very beginnings, just by making small school projects. First of all, फर्स्ट जो रिसर्च पेपर था, Yeah. और जब आपका नहीं, आप रिसर्च पेपर छोड़िए, आप मुझे बताइए जो आपका फर्स्ट इन्वेंशन था, ये जो आपने फर्स्ट प्रोजेक्ट बनाया था, कौन सी एज में था? या मेरा सबसे फर्स्ट इन्वेंशन था 13 इयर्स की एज में। 13 years की एज में। या जब मैंने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया था एस से, कोल एस, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल एस। ओके। और उसके बाद फिर मैंने उस पर सीरीज ऑफ आर्टिकल्स पब्लिश किए। एंड उसके बाद फिर आया कंप्लीट डेवलपमेंट लाइक सब्सटेंस बनाने का काम। फिर जैसे मैंने किया, उसको पोलराइज किया, उस पर ज़्यादा वर्क किया। देन आई हैड मेड कंप्लीट डेवलपमेंट लाइक सब्सटेंस फ्रॉम द वेस्ट लेफ्ट आफ्टर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एस। और ये प्रोजेक्ट आपने 13 years की एज पे कंप्लीट किया? या 13 इयर्स की एज पे फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ, फिर 14 पे सेकंड पार्ट, 15 पे थर्ड पार्ट एंड 16 पे फाइनल पेपर। इस एज में ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं वो कार्टून्स, गेम्स और खेलने कूदने में मस्त रहते हैं, मगर ऐसी क्या चीज़ थी जिसने आपको इस तरफ मोटिवेट किया ये करने के लिए? बेसिकली ऐसा नहीं है कि मैं खेलता नहीं हूँ या सो ऑन, जितने भी काम से सारे मैं करता हूँ, बट जो मैं एक ही चीज़ जानता हूँ, जो भी करो बिल्कुल दिल से करो। तो मैंने देखा कि पूरी वर्ल्ड में जो रिकॉग्नाइज्ड होते हैं वो साइंटिस्ट होते हैं कि इन्होंने ये किया, तो दैट गिव्स मी इंस्पिरेशन कि मीन्स यू शुड फॉलो अ पाथ दैट इज नॉट चूजन बाय एनी अदर पीपल। दिस मोटिवेट्स मी अ लॉट कि मैं सिर्फ वही पाथ चुनूंगा जिसपे कि कोई दूसरा ना चला हो अभी तक। तो आपका बेसिक इंटेंशन वही है कि आपको कुछ डिफरेंट करके दिखाना है, वैसे ही पाथ चूज करना है जिसको वो नहीं चला। और अभी आपके कोई आइडल्स वगैरह हैं आप? या बेसिकली मेरे आइडल्स सर थॉमस अल्वा एडिसन हैं, who had more than 1500 projects, patents and all. और बेसिकली he was an entrepreneur also and I am also an entrepreneur. Okay. तो उनके 1500 यूएस पेटेंट्स होने के बावजूद जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स इनकी अभी भी वर्ल्ड की बेस्ट कंपनीज में आती है, एंड ही इज माय आइडल। ओके। और आपको कौन सी एज में फर्स्ट टाइम इनके बारे में पता चला? या फर्स्ट टाइम मेरे को इनके बारे में पता चला 15 इयर्स की एज में। 15 इयर्स में जब मैं पढ़ रहा था ऐसे इंटरनेट पे विकिपीडिया पे सर्च कर रहा था थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में, तो उसके पहले ये तक तो पता था कि ही इज अ ग्रेट इन्वेंटर, ही इज अ ग्रेट साइंटिस्ट। पहले पता था कि ही हैड मोर देन 1500 इन्वेंशंस, maximum number of research paper published, maximum number of all things he is having. Okay. Maximum number of fundraising and all. But ये कि he is a good entrepreneur also, ये मुझे 15 years की एज में पता चला। फिर मैं वहाँ से एक फिर डाइवर्ट लिया, जिसपे आप कह सकते हैं फ्रॉम इन्वेंटर टू एंटरप्रेन्योर। ओके। और अभी आपके बेसिक इंटरेस्ट क्या है इस एज में? या along with studies तो चल ही रहे हैं, along with studies, inventions, entrepreneurship, writing poem, writing book. मैं अभी मेरी very soon एक बुक आ रही है जो कि from inventor to entrepreneur है। Okay. So these all are. और आपको या बुक आपने लिखना कब स्टार्ट किया? And when is it coming out? This maybe we will be releasing book in this Feb.
ओके। दिस ईयर इन फरवरी में बुक रिलीज कर दूँ और मैं इसे प्रीवियस ईयर से लिखा सकता एक मुझे बुक का बेसिक समरी बताइएगा। बेसिकली आज हम रिसर्च तो कर रहे हैं ऑन अ वाइड रेंज, हम वी इन्वेंटर्स और साइंटिस्ट और डूइंग रिसर्च एज अ वाइड रेंज, बट वो रिसर्च मास तक नहीं आ पाता है। रिसर्च करना इज अ बिग थिंग, इज अ बिग डील, एंड इट्स रिक्वायर्स लॉट ऑफ पेशेंस एंड एवरीथिंग, बट लेकिन कि वो रिसर्च आपके कंट्री के मास के पास हो, दैट्स अ मीन्स अचीवमेंट। वो मेरी अचीवमेंट है कि रिसर्च तो अब उस रिसर्च का क्या फायदा अगर वो कॉमन पीपल तक ना पहुंचे, सिर्फ वो कागजों में पब्लिश होकर के रह जाए। आई एम नॉट डूइंग दैट सॉर्ट ऑफ रिसर्च, दैट सॉर्ट ऑफ इन्वेंशन कि हाई मतलब हम थ्योरी पे थ्योरी प्रेडिक्ट कर रहे हैं लेकिन वो सिर्फ पेपरों पे रह जाए। हम ऐसे चीज को क्यों ना क्रिएट कर रहे हैं जो कि पर डे डेली लाइफ में लाइफ स्टाइल्स को चेंज करे, लोगों की, हमारे देश को आगे ले जाए। वी शुड डेवलप आवर कंट्री विद द इन्वेंशंस। सो मैंने ट्रेंड किया कि अगर मेरा इन्वेंशन है तो मेरे से ज्यादा अच्छा उसे कोई और नहीं समझ सकता है। तो अब क्या क्या मार्केट स्ट्रेटजीज हैं इसके, क्या मार्केट कैसे हम स्विच कर सकते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट के पास। तो बुक में कंप्लीट एक समरी है कि हम क्या करें जो कि हम एक वीसी को अपने और अट्रैक्ट कर सकें, क्या करें जो कि हम मार्केट स्ट्रेटजीज को फेस कर सकें। और फिर मैंने बुक में ये भी ये किया है कि सम ऑफ द वर्ल्ड के बेस्ट जो इन्वेंटर्स हैं जो कि एंटरप्रेन्योर्स बने, उनके बारे में मैंने कुछ कुछ समराइज किया है। फिर मैंने इंडिया के ही कुछ और इन्वेंटर्स को लिया है, जैसे कि सौरभ कौशल, ही इज वर्किंग वेल, ही इज आवर यंगेस्ट स्पेस साइंटिस्ट एंड ही इज आल्सो एन एंटरप्रेन्योर। तो मैंने कुछ ऐसे भी लोगों के बारे में इस बुक में लिखा है ताकि बुक कंप्लीट एक इंस्पायरिंग बुक हो हमारे जैसे इन्वेंटर को, ताकि वो एंटरप्रेन्योर्स की तरफ स्विच कर सके। यानी एक तरह से आप जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हो गए और जो यंग इन्वेंटर्स हो गए उनको हेल्प करना चाहते हैं बुक के थ्रू। और आपका जो फर्स्ट प्रोजेक्ट था आश क्लाउड, इस पर आपने क्या किया? या फर्स्ट प्रोजेक्ट जो एज पर था, तो सबसे पहले मैंने उसे ISSN सर्टिफाइड जर्नल में पब्लिश किया ताकि कॉपीराइट मुझे मिल जाए। उसके बाद फिर मैं ऐसा, मुझे अब्दुल कलाम का एक लाइन्स याद आते हैं कि अगर आप पहला अचीवमेंट कर लेते हो तो आप रुको मत, आप आगे बढ़ो, क्योंकि अगर आप दूसरी बार फेल करते हो तो आपको पहले अचीवमेंट सब बोलेंगे कि ये लक के कारण हुआ है। तो मैं आगे बढ़ता गया, तो फिर मैंने उसके सेकंड स्टेज पे मैं पहुंचा, मेकिंग ऑफ कंप्लीट डैम प्रूफ सीमेंटस लाइक सब्सटेंस। फिर मैं उसके थर्ड स्टेज पे पहुंचा, पोलोजेनिक एक्टिविटी टेस्ट करके अपलिफ्टमेंट ऑफ रोड डैम्स एंड रोड्स में यूज करना। तो टिल नाउ हमारे जो साइंटिस्ट हैं वर्ल्ड में जितने भी हैं, यू कैन सर्च ऑन गूगल, यू कैन सर्च ऑन विकिपीडिया, एवरीथिंग, कि अभी तक 27% एज का यूटिलाइजेशन ही पॉसिबल हुआ है टिल नाउ। बट इफ यू गो थ्रू माई प्रोजेक्ट 100% एस यूटिलाइजेशन इज पॉसिबल। और सीमेंट की जो क्वालिटी भी बनेगी, मतलब आफ्टर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एस, उसके बाद जो सीमेंट की क्वालिटी बनती है, इट इज फार बेटर देन द सीमेंट इन द मार्केट नाउ। फिर उसके बाद फिर सेकंड इन्वेंशन हुआ मेरा हाइब्रिड सेल फोन चार्जर। एक ऐसा सेल फोन चार्जर जो कि ये बेसिकली मैं इन्वेंट किया था उत्तराखंड त्रासदी को देखते हुए। उत्तराखंड में जो अभी हाल में हम त्रासदी झेले हैं, देयर वाज सेल फोन सबके पास था लेकिन उसे चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं थी। तो वहां पे मुझे लगा कि कुछ ना कुछ एक ऐसा हमारे पास डिवाइस होना चाहिए जो कि हम इलेक्ट्रिसिटी पर सिर्फ डिपेंड ना रहें। हमारे आसपास जितने भी रिसोर्सेज हैं, जो भी एनर्जी सोर्सेज हैं, उस सारे के सारे रिसोर्सेज और एनर्जी सोर्स को यूटिलाइज कर सकें। सो बेसिकली मोटिव वही था कि अब हम बात करते हैं इंडियन रेलवे की, यू ऑल आर वेरी फैमिलियर विद द इंडियन रेलवे सिस्टम। आपको इवन रिजर्वेशन बर्थ पर भी प्लग नहीं रहते हैं कि आप चार्ज कर सको फोन को। तो मैंने एक ऐसा एपेरेटस, मतलब एक कंप्लीट आप जो एनर्जी सोर्स सोच सकते हैं, जैसे सोलर, जैसे विंड, जैसे पीजो इलेक्ट्रिक, जैसे मैकेनिकली चार्ज करना, उन सारे को कैलिब्रेट किया और एक छोटे से मतलब पोर्टेबल डिवाइस जस्ट लाइक अ नॉर्मल चार्जर, इट्स साइज इज जस्ट लाइक अ नॉर्मल चार्जर, उसमें पूरे के पूरे को सेट किया और उसका एक आइडियल कनेक्शन सोर्स बनाया और उस चार्जर को डेवलप किया। जस्ट आप क्या करो कि आप चार्जर को प्रोटेक्ट दो, इट विल बी चार्ज योर फोन। आप चार्जर को बाहर रख दो, इट विल बी चार्जिंग योर फोन बाय टेकिंग द लाइट फ्रॉम सनलाइट। आप चार्जर को फैन के नीचे रख दो, even not need to plug and explain the concept behind this charger. What? How it's going to convert this thing into actual energy and charge the mobile phone. Okay. Just I'm giving you example that suppose this is a fan is running. Yeah. You just keep the charger near the fan. Okay, it will take the energy from the air which a fan throws. It will catch up that and its own dynamo will rotate.
And by rotating that dynamo, we will are converting these all energy. By using the slidable solar charger consists of slidable solar plates. By using the slidable solar plates, I am converting the sun energy into electrical energy. By using the piezoelectric ceramics like lead zirconium titrate, I am converting the pressure which you are gonna put on the charger into electrical energy. Means I have stimulated all this thing in a single device and named it as a hybrid cell phone charger. It does not require electricity for the charging. If it is electricity, well and good, you can just plug the charger. If it is not available, just. And how long will the charger take to charge a simple mobile phone? Let's say a 1500 mAh battery. Just now I had experimented with Nokia's. मैंने जो भी किया है नोकिया के BL5C बैटरी को एक आइडियल सोर्स मान के किया है। तो वो 20 मिनट में कंप्लीटली चार्ज कर देता है। 20 मिनट में पूरा चार्ज कर देता है कंप्लीटली। ओके। और उस टाइम हमने क्या यूज किया था उस नोकिया की बैटरी को चार्ज करने के? सनलाइट या फिर कुछ और सोर्स? जस्ट आई हैड केप्ट द चार्जर इन द सनलाइट। इन द सनलाइट और 20 मिनट्स में पूरा चार्ज हो गया। और फिर जब मैंने चार्जर को ट्रेन पर भी टेस्ट किया ऑन हाई रोटेटिंग विंड्स। Okay. 20 to 25 minutes. Means 30 minutes. The average time would be 30 minutes. 30 minutes. Full charge के लिए. Charge. Okay. और जो आप मुझे बताए थे नहीं हेल्थ डिवाइस के बारे में, उसके बारे में आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? Yeah. Basically मेरे दादाजी को जॉइंट पेन की प्रॉब्लम है। वो आजकल सबको इवन मुझे भी जॉइंट पेन की प्रॉब्लम है। तो मैंने सोचा कि फिर मैंने इस पे स्टडीज करना शुरू किया कि जॉइंट पेन क्या है, कैसे कौन से एनालिसिक्स हैं, कौन से ड्रग्स हैं जो कि यूज कर रहे हैं जॉइंट पेन्स में। तो मुझे पता चला कि वर्ल्ड की 12% पॉपुलेशन ड्रग्स पे ये कर रही है कि जॉइंट पेन तो मैंने सोचा कि दिस इज वेरी डिस्गस्टिंग कि आप ड्रग्स ले रहे हो जो कि आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, इम्यूनिटी सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है। तो टू गेट रिड ऑफ दिस बुलशिट थिंग, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाया जाए जो कि आपके बॉडी से ही उस हार्मोन को सेक्रेट करवाए जो कि पेन को रिलीफ कर दे, एंड दैट हार्मोन नेम इज एंडोर्फिन। तो यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड में एक रिसर्च कंडक्ट किया गया था। मैंने गूगल यूज किया क्योंकि आजकल तो एक जनरल ट्रेंड सा हो गया कि पहले गूगल फिर गूगल। तो जनरली मैंने नेट पे सर्च किया तो मुझे कि हम लोग आपने कैसे गूगल किया और फिर उसके बाद करने में क्या है बताइएगा। सॉरी बीच में इंटरप्शन आ गई थी। हाँ, तो एक्चुअली यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड में एक रिसर्च कंडक्ट हुआ था जिसमें कि ये पता चला था कि अगर आप 3 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी बॉडी पे ट्रांसक्यूटेशनली मतलब डायरेक्टली आप अप्लाई करते हो तो इट विल सेक्रेट हार्मोन कॉल्ड एंडोर्फिन जो कि पेन रिलीफ करता है। बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी पेन रिलीफ करवाती है। एक तो हो गई कि जो 3 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है वो पेन रिलीफ करवाती है, और एक है 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी। तो वो क्या करती है कि सपोज करते हैं कि हमें यहाँ पे मैंने ऐसे बीट किया तो यहाँ पे क्या होता है, एक सेंसरी सिग्नल जनरेट होता है जो कि हमारे ब्रेन तक जाता है भाया नर्वस सिस्टम हमारे ब्रेन तक जाता है। वो ब्रेन को बताता है कि यहाँ पे हमें चोट लगा हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे 50 हर्ट्ज का सिग्नल अप्लाई करते हैं तो इट विल ब्लॉक दैट सिग्नल, जो हमारा पेन वाला सिग्नल था उसे वो ब्लॉक कर देता है, एंड इट सेंड्स अ स्वीट सिग्नल टू आवर ब्रेन जिससे कि हमें पेन का पता ही नहीं चलता है। तो बेसिकली ये तो कर दिया कि उसने कुछ देर के लिए पेन को ब्लॉक कर दिया, लेकिन एक्चुअली में पेन तो है। तो इसके लिए फिर मैंने सोचा कि क्यों ना हम इसमें वाइब्रेशन थेरेपी अलॉन्ग विथ यूनिपोलर नेगेटिव मैग्नेटिक फील्ड थेरेपी यूज करें। तो सिंगल डिवाइस में ही मैंने कंट्रोल्ड वे में वाइब्रेशन थेरेपी अलॉन्ग विथ नेगेटिव मैग्नेटिक फील्ड थेरेपी को यूज किया ताकि उसे वो कंप्लीटली रिमूव कर सके पेन को। जो अभी फिजियोथेरेपी का बिजनेस है, आपका डिवाइस उस बिजनेस को किस तरह इफेक्ट करने वाला है? अभी जो मार्केट में अवेलेबल डिवाइसेस हैं, जैसे कि अगर हम टेंस डिवाइस की बात करें, ट्रांसक्यूटेशन इलेक्ट्रिक नर्व स्टिमुलेशन थेरेपी वाले डिवाइस की बात करें, तो इट इज प्रोवाइडिंग सिंपली अ टेंस थेरेपी एट अ वेरी हाई कॉस्ट। इफ अ कॉमन पीपल इज गोइंग टू बाय दैट डिवाइस, उन्हें कॉस्ट पे करना पड़ेगा नियरली 2700 to 3000 अ नॉर्मल कॉमन पीपल। सो एज यू नो दैट आवर कंट्री इज वेरी पुअर, यहाँ की इकोनॉमी इतनी नहीं है, बट जॉइंट पेन सबको ही को है। तो इस बात को मैंने ध्यान में रखते हुए कि मेरा जो इन्वेंशन है मेरे कंट्री के मास के पास हो, ताकि पूरे की पूरी मास इससे खुश रहे
पूरी की पूरी, तो उसको मैंने 100 रुपीज़ में कन्वर्ट किया, जस्ट 100 रुपीज, जस्ट 100 रुपीज़ में। Okay. और ये डिवाइस 100 रुपीज़ में ही कॉमन पीपल को अवेलेबल होगा। ओके और इस डिवाइस की सबसे बड़ी खासियत है कि पूरी की पूरी डिवाइस एक क्रैप बैंड पे बनी हुई है। ओके। जस्ट जहाँ भी आपको जॉइंट पेन है, जस्ट यू नीड टू बाइंड दैट क्रैप बैंड। अच्छा, लेट्स से आप जो डिवाइस हो गया वो आम जनता को खाली 100 रुपीज में प्रोवाइड कर रहे हैं, मगर आप उसकी कॉस्ट को कैसे हैंडल करने वाले हो? या बेसिकली मैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टूडेंट हूँ। ओके। सो जहाँ पे जो डायोड एक्चुअली सिंथेसाइज करने पड़ती है पूरी की पूरी सर्किट को, तो उस सिंथेसिस के दौरान हमें अल्टरनेटिव्स पे मैंने ध्यान दिया। ओके। कि इस डिवाइस का अल्टरनेटिव सस्ता और हमारे पास क्या ये है, मतलब अल्टरनेटिव्स हमारे पास क्या है, दैट आई हैव यूज्ड दैट अल्टरनेटिव्स। उसके बाद फिर कैसे हम ऑसिलेट करवा सकते हैं उस डीसी करंट को 3 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे एट अ मिनिमम कॉस्ट, फिर मैंने वो ध्यान दिया। फिर कैसे हम ट्यून कर सकते हैं सेम फ्रीक्वेंसी को, कैसे हम शिफ्ट कर सकते हैं 50 हर्ट्ज पे, ताकि हम हाई टेंस भी दे सके, हाई फ्रीक्वेंसी टेंस भी दे सके और लो फ्रीक्वेंसी टेंस भी दे सके। Okay. इस पे मैंने ध्यान दिया। फिर कैसे हम वाइब्रेशन को कंट्रोल्ड वे में रख सकते हैं, कंट्रोल्ड मोड पे वाइब्रेशन को कर सकते हैं, कैसे हम परफेक्ट ट्रांसमिनेसियस एटीएल स्टिमुलेशन थेरेपी दे सकते हैं, कैसे हम परफेक्टली पल्स मैग्नेटिक फील्ड थेरेपी दे सकते हैं। आई हैड कंबाइंड ऑल दिस थिंग्स ऑन अ सिंगल मोड, ऑन अ सिंगल क्रैप बैंड। तो ये सारी एक ही उससे अकम्प्लिश हो जाएगा। ओके। और अभी आप क्या कर रहे हैं, एजुकेशन में आपका क्या सीन है? या एजुकेशन में बेसिकली मैं सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ, जिल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट ग्रेटर नोएडा, जेल बजाज में, ग्रेटर नोएडा में हूँ। तो अभी जस्ट मैंने फर्स्ट ईयर क्रॉस किया है। ओके। और सेकंड ईयर में मैं भी स्टूडेंट ही हूँ एंड कॉलेज इज हेल्पिंग अ लॉट। बेसिकली कॉलेज काफ़ी सपोर्टिव है इस मामले में, स्कॉलरशिप भी कॉलेज प्रोवाइड कर रही है। और फिर वहाँ के टीचर्स बेसिकली डायरेक्टर सर, अल्टीमेट पर्सन डायरेक्टर सर डॉक्टर राजीव अग्रवाल सर हैं। ओके। सपोर्टिव इन रिसर्च ऑल्सो, सपोर्टिव इन गाइडिंग पीपल ऑल्सो, मतलब गाइड भी बिल्कुल राइट डायरेक्शन में करते हैं। अल्टीमेट रिसर्चर, वो खुद माइक्रो प्रोसेसर पे अल्टीमेट रिसर्चर हैं। Okay. He had a lot of research on microprocessor, he had a lot of research on 4G technologies. तो वो हमें बताते भी रहते हैं कि क्या माइक्रोप्रोसेसर है, क्या 4G टेक्नोलॉजी है, कैसे हम स्विच कर सकते हैं। वो खुद बायोमेडिकल साइंस में भी रिसर्च करते हैं। Okay. एंड सेकंड पर्सन, अल्टीमेट पर्सन जो कॉलेज में है, हमारे वो प्रोफेसर के.एस. मेहता है, गुलमोहन सिंह मेहता सर हैं। ही इज एन एंटरप्रेन्योर, तो वो एंटरप्रेन्योर हैं और वो भी HOD हैं CS डिपार्टमेंट के, तो वो भी हमें गाइड करते हैं। और फिर एक और प्रोफेसर सर हैं हमारे, डॉक्टर शशांक अवस्थी सर, ही इज ऑल्सो एन अल्टीमेट पर्सन। वो भी हमें बिल्कुल राइट डायरेक्शन में गाइड करते हैं कि कैसे हमें क्या चीज़ को देखनी चाहिए, कैसे हमें बदलना चाहिए, कैसे हमें परिवर्तन, जो डार्विन की जो थ्योरी है कि सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, तो कैसे किस वे में अपनी लाइफ को जीना चाहिए। दिस ऑल थिंग्स आई एम गेटिंग फ्रॉम अवस्थी सर। और अभी आपको एक अवार्ड भी मिला है? या जनरली अवार्ड्स जो है वो मुझे क्लास 6 से ही मिलने शुरू हो गए थे, जब से मैं मेरा फर्स्ट इन्वेंशन आया था। तो अगर हम सबसे पहले तो मैं थ्रू आउट टॉपर रहा, डिस्ट्रिक्ट का, स्टेट का, नेशनल का, साइंस फेयर में, नेशनल साइंस कांग्रेस में या नेशनल साइंस फेयर में। और मैं चूँकि विद्या मंदिर का प्रोडक्ट हूँ, तो उसमें विद्या मंदिर की जो शिक्षण व्यवस्था है वो काफ़ी सही है। उसमें आपको एक स्टेजेस मिलते हैं कि अगर आप ये कर रहे हो, मीन्स स्टडीज़ कर रहे हो, तो उसके साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में है, जैसे साइंस क्विज हो गया, साइंस फेयर हो गया, वैदिक मैथमेटिक्स फेयर हो गया एंड सो ऑन, खेल कूद हो गया। तो आपको उसके चूंकि इतने विंग्स हैं विद्या मंदिर के कि वो प्रमोट करती है स्टूडेंट को कि अपने अंतर डिस्ट्रिक्ट हो गया या फिर इंटर डिस्ट्रिक्ट, इंटर स्टेट, इंटर जोनल, इंटर नेशनल या नेशनल लेवल पे। तो इसमें मैं पार्टिसिपेट करता था साइंस फेयर में। तो उससे हमको पहले तो पॉपुलैरिटी एंड सो ऑन प्राइजेस वहाँ से मिलनी शुरू हो गई थी। उसके बाद मैंने 17 इयर्स की एज में फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड किया, जहाँ की मुझे यंगेस्ट ऑथर का अवार्ड मिला। रिसेंटली फिर अभी तक मेरे 5 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हो चुके हैं, 6 रिसर्च पेपर, 8 रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके हैं, 4 ऑनगोइंग हैं। और अभी आप, मैंने सुना है कि इसका रिकॉर्ड भी ब्रेक करने वाले हैं। या अगर अभी मैक्सिमम नंबर ऑफ अंडरग्रेजुएट रिसर्च पेपर पब्लिश्ड है वो 16 है। मैक्सिमम नंबर ऑफ अंडरग्रेजुएट रिसर्च पेपर्स पब्लिश्ड, या इट इज 16 नाउ। और कुल मिला के मेरे 12 होने वाले हैं और आई हैव 2.5 साल अभी मेरे और लेफ्ट हैं।
अभी 2.5 साल हमारे अभी लेफ्ट हैं, तो इसमें 2.5 साल में मुझे 3 और पेपर निकालने, तो आई विल बी ब्रेकिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ अंडरग्रेजुएट पब्लिश्ड। तो मैं इसे ना ही एक ब्रेक करने वाला हूँ, बल्कि एक मैं माइलस्टोन भी ऐसा रख दूंगा ताकि जो दूसरा कोई अगर ब्रेक करने के लिए उसे एक बार सोचना पड़े, जस्ट लाइक सचिन तेंदुलकर रिकॉर्ड सोचना पड़ेगा एक बार। हाँ, मैं एक माइलस्टोन भी रख दूंगा। वो रिसर्च तो मे बी फ्रॉम योर गुड विशेस मैं इसी साल तोड़ दूं, इसी सेमेस्टर में तोड़ दूं, बिकॉज आई एम वर्किंग ऑन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, आई एम वर्किंग ऑन वायरलेस सेंसर नेटवर्क, आई एम वर्किंग ऑन आयोनाइजर विथ, आप काफी सारे प्रोजेक्ट्स पे एक बार में काम कर रहे हैं। या दिस बेसिकली आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है वो किस तरह से काम करता है? सबसे पहले तो स्टडीज तो जरूरी होती ही है, मतलब आप मेंशन कर रहे हो तो मैंने जब मैं 11th-12th में था या फिर 10th में ही 9th 10th 11th 12th जो हमारा बेसिक सबसे बेस वहीं से बनना शुरू होता है, तो उसमें मैंने काफ़ी स्टैंडर्ड्स बुक्स स्टडीज़ की, जैसे फिजिक्स में हेरिटेज एस्निक वॉल्कर, क्रेन, जीवांस्की, केमिस्ट्री में मॉरिसन बॉयड, जेडली। तो इन सब बुक से पहले मैंने कंसेप्ट लिए कि बेसिकली आज क्या होता है कि स्टूडेंट करते क्या है कि थ्योरीज पे ध्यान नहीं देते हैं, जस्ट गोज फॉर न्यूमेरिकल, जस्ट मतलब आईटी में बैठना है तो न्यूमेरिकल ये करना है, न्यूमेरिकल लगाना शुरू कर देते हैं। सो दे आर लैकिंग द थ्योरी पोर्शन। और मैं उन्हें साफ साफ ये कहना चाहूंगा कि अगर आपके थ्योरी के कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो यू आर नॉट गोना सॉल्व द न्यूमेरिकल एट अ हाई लेवल। आप हाई लेवल पे सॉल्व नहीं कर सकते हो। आपके पास उसके बाद क्योंकि आपका माइंड लिमिटेड डायरेक्शन में सोचना शुरू कर देता है, और अगर आप थ्योरी पढ़ते हो तो इट विल आपका माइंड बिल्कुल वास्टली काम करता है। तो अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने वेद पढ़े हुए हैं, इंडियन वेद, उसके बाद फिर रामायण, महाभारत। तो थिंकिंग प्रोसेस जो है वो आप मुझे ये बताइएगा, आपका इन चीज़ों में वेद पढ़ने में, रामायण, ये सब इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ? या बेसिकली मैं बिलोंग करता हूँ ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली से, ओके, फ्रॉम बिहार। तो मेरे घर में ऐसा माहौल ही है कि ब्राह्मण फैमिली से, तो ऐसा माहौल बना हुआ है कि ऑल द वेद्स आर अवेलेबल, रामायण, महाभारत एंड ऑल दिस थिंग्स आर अवेलेबल। तो मुझे क्यूरियोसिटी थी कि आखिरकार इतने रिच जो हमारा पहले का वेद था, इंडियन कल्चर था, वो कैसे था। आई एम इक्वली इंटरेस्टेड, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ साइंस में इंटरेस्टेड हूँ, आई एम इक्वली इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री, आई एम इक्वली इंटरेस्टेड इन ज्योग्राफी, आई एम इक्वली इंटरेस्टेड इन बायोमेडिकल साइंसेस। मैं इन सब में इक्वली इंटरेस्टेड हूँ। तो उसके बाद फिर वेद पढ़ा मैंने, फिर रामायण, महाभारत, सो ऑन। मैं लेट मी गिव अ वेरी सिंपल एग्जांपल कि हम इसे इंडियन आज का जो हम साइंस है उसे हम रिलेट करते हैं अपने सिंपली हनुमान चालीसा से। हनुमान चालीसा में एक बहुत ही सुंदर लाइन है कि युग सहस्त्र योजन पर भानु, लिल्यो ताहि मधुफल जानू। तो इसमें है कि हम अपने इसको भूल रहे हैं, अपने जो मैथोलॉजी है, इंडियन मैथोलॉजी, इंडियन मिथ जो हम इसको भूल रहे हैं और आ रहे हैं मॉडर्न साइंस पर। तो लेकिन मैं इस कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं हमारा जो पूरा का पूरा मॉडर्न साइंस है वो हम इंडियन मैथोलॉजी में पहले से लिखी हुई है। जैसे मैंने भी आपको एग्जाम्पल दिया था हनुमान चालीसा का, तो उसमें कहा गया है कि हनुमान जी ने ऐसा कहा गया हनुमान चालीसा में कि जंप किया था अर्थ से सन पे, थिंकिंग द सन एज अ मधुफल। ओके, एक मधुफल समझ करके उन्होंने जंप किया, उसे कंप्लीटली इंगल्फ किया था। ओके, तो आप अगर हनुमान चालीसा की पूरे लाइन को तोड़ोगे, युग सहस्त्र योजन, और सब कोई को मल्टीप्लाई करोगे, जैसे एक युग में 1000 इयर्स, फिर योजन 1.6 किलोमीटर इनटू, तो ये आपको एग्जैक्ट डिस्टेंस बताएगा अर्थ टू सन। अर्थ टू सन का ये नासा का एग्जैक्ट डिस्टेंस है। ओके, जो कि हनुमान चालीसा में आज से बहुत साल पहले ही मिल चुका है। अगर हम बात करते हैं एरोप्लेन्स की, हमारे पास पहले से ही रामायण में पुष्पक विमान का वर्णन है, और वो एक ऐसा विमान है जिसमें कि अगर आप 3 पर्सन बैठ रहे हो तो ऑटोमेटिकली वो 4 सीट डिलीवर करेगा। ओके, उसके बाद अगर आप बात करते हो मिसाइल्स की, तो हमारे पास पहले से ब्रह्मास्त्र थे। अगर आप बात करते हो सैटेलाइट की, तो हमारे पास पहले से ही हमारे मानसिक तरंग इतने डेवलप थे कि वी गोना थिंक अबाउट आवर एनवायरनमेंट, आवर प्रेजेंट एनवायरनमेंट। तो बेसिकली मैं ये खोजने की प्रयास कर रहा हूँ कि वो सारे गए कहाँ। मैं सारे वेद पढ़ रहा हूँ, सारे महाभारत पढ़ रहा हूँ, सारे पुराण पढ़ रहा हूँ, ताकि मैं बेसिकली वहां से उस चीज को एक्सट्रैक्ट कर सकूं। What gave you this idea? What's up, please? What gave you this idea कि आप रिसर्च करें कि वो कहाँ गए हैं?
या बेसिकली ये सेल्फ इंस्पायर्ड हुआ मैं कि आखिरकार इतने अगर डेवलप्ड हैं तो हैं कहाँ। तो मैं खोजना शुरू किया, तो मुझे जो मैं प्रीवियसली शेयर किया कि हनुमान चालीसा वाला बात या फिर मिसाइल्स वाला या फिर, तो ये सब मैं वहीं से लेके आया कि नहीं बेसिकली डेवलप्ड है, अब बस उसे है एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत है। ओके। और अभी आपके फ्यूचर के लिए क्या प्लानिंग है? या फ्यूचर में अभी तो सबसे पहले मुझे नोबेल प्राइज के लिए फाइट करनी है। आई हैव टू विन द नोबेल प्राइज। उसके बाद फिर मेरा जितनी भी इन्वेंशंस हैं, जैसे चाहे वो हाइब्रिड सेल फोन चार्जर हो, चाहे वो वेरेबल मेडिकल डिवाइस हो, वो हमारे कंट्री के मास के पास हो। ये मेरा सबसे बड़ा फ्यूचर प्लान है। मैं खुद की ओन इंडस्ट्री सेटअप करूंगा और फिर मास के पास एट अ वेरी लो कॉस्ट। तो आप एक तरह से काफी कुछ सोशल डेवलपमेंट से रिलेट करना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं सोशली इंडिया के पॉवर्टी को रिमूव करना चाहते हैं। बिल्कुल। और आप जो स्टूडेंट्स अभी IIT वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या एडवाइस करेंगे? बेसिकली मैं सब स्टूडेंट को यही कहना चाहूँगा कि जीवन में एक बार जो फैसला कर लिया फिर पीछे पलट कर मत देखो, क्योंकि पलट कर देखने वाले कभी इतिहास नहीं बनाते हैं। और सॉरी मैं ये भूल गया, मगर जब ये सारी चीज़ें आपने शुरू की जो अभी आप कर रहे हो, आपकी फैमिली का रिएक्शन क्या है इसको लेकर? या बेसिकली तो सबसे पहले मैं पापा को धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्हीं के, वो मेरे रियल हीरो हैं, उन्हीं के कारण मैं जो भी हूँ। फिर मम्मी को भी इक्वली थैंक्स देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे समझा, हर कदम पे मेरा साथ दिया। और फैमिली बिल्कुल हर तरफ से सपोर्ट करते हैं फैमिली की, बस तुम करते रहो। They will be giving everything, हम सब कुछ देख लेंगे, बस तुम आगे जाओ, आगे बढ़ो। बस पापा का यही कहना है कि बस तुम आगे बढ़ो, बाकी तो हम हैं। आपने इस एज में इतना कुछ किया है और आप काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स पे एक साथ काम कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, स्ट्रेस वगैरह भी काफ़ी बढ़ जाता है, काफ़ी सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। तो उन सब चीज़ों को आप किस तरह हैंडल करते हैं और बेसिक फन के लिए आप क्या करते हैं? या बेसिकली मैं कहना चाहूँगा कि टाइम मैनेजमेंट इज़ अ वेरी बिग डील। तो आप टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करो कि मुझे इस टाइम में यही काम करना है। और स्ट्रेस तभी होता है जब आप एक काम को करते रहते हो। मैं खेलता भी हूँ, मैं पोएम भी लिखता हूँ, मैं बुक भी लिखता हूँ, मैं हर वो काम करता हूँ, मैं बाहर घूमने भी जाता हूँ, मैं टूर एंजॉय भी करता हूँ। तो मैं लेकिन बट अगर मैं 2 घंटे डिवोट कर रहा हूँ कि मुझे रिसर्च करनी है, मुझे नया एक्सपेरिमेंट करना है, तो मैं बस उस 2 घंटे सिर्फ एक्सपेरिमेंट के बारे में ही सोचता हूँ। अगर मैं खेलता हूँ तो बस 2 घंटे बस उसी के बारे में सोचता हूँ कि मुझे अब खेलना ही है सिर्फ। That's why I'm a district level player also. कौन सा स्पोर्ट? Chess and badminton. And badminton. Yeah. It's quite good. मैं फुटबॉल भी खेलता हूँ, क्रिकेट भी खेलता हूँ। So ये सारी चीजें बस उस समय बस मैं वही कर रहा होता हूँ। मेरी बुक भी आ ही रही है, वेरी सून फेब में बुक रिलीज हो रही है। I'm a poet also. तो स्ट्रेस इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि टाइम मैनेजमेंट मेरा मैं और आप मुझे बताइए आपका मल्टीटास्किंग के ऊपर क्या व्यू है? या आज के प्रेजेंट सिनेरियो में मल्टीटास्किंग होना बहुत जरूरी है, बिकॉज आप एक फील्ड पे फोकस हो ही नहीं सकते हो। मगर आप एक ये चीज़ बताइएगा, मल्टीटास्किंग अगर हम बात करते हैं तो हम मल्टीपल टास्क अगर एक बार में कर रहे हैं, मगर जिस तरह आपका ब्रेन कॉन्फ़िगर होता है वो खाली एक टास्क को अटेंशन देने पे, एक टास्क के ऊपर फोकस करने पे होता है। तो मोनोटास्किंग या मल्टीटास्किंग कौन सा ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से मल्टीटास्किंग इज द बेस्ट वे। मोनोटास्किंग में बेसिकली दिमाग एक चीज तो सोच रहा है, ठीक है, बट अगर आपका दिमाग कैपेबल है सोचने के लिए कि आप इस काम को करते करते दूसरा काम भी कर सकते हो, इट इज द बेस्ट। इट इज ऑलवेज द बेस्ट, जो कि मैं करता हूँ। सपोज मेरे 2-3 काम एक साथ चलते रहते हैं, चाहे वो काम एक साथ तो नहीं, मतलब एक पर्टिकुलर इंटरवल पे एक ही काम चलता है, लेकिन वर्क तो ओवरऑल वर्क एक ही साथ चल रहा होता है। एक दिन में 5 काम एक ही साथ चल रहा है, लेकिन इंटरवल उसके डिफाइंड है। यार एक तरह से आप मल्टीपल काम करते हैं, हाँ, मगर स्पेसिफिक टाइम ग्रुप्स में। हाँ बिल्कुल, यानी वो कुछ मोनोटास्किंग पे आ जाते हैं। हाँ, बेसिकली मल्टीपल टास्किंग से मोनोटास्किंग के कांसेप्ट को मल्टीपल टास्किंग पे यूज करते हैं। हाँ, बट इंटरवल ऑफ टाइम, लेकिन उस इंटरवल पे दूसरा कोई चीज मेरे दिमाग में नहीं होता है।
और आपका यूपीडी खबर के बारे में क्या व्यू है? या बहुत ही अच्छी पोर्टल है, बहुत सी हमें एक और ये हम कह सकते हैं अच्छी सी ऑर्गेनाइज्ड वे में खबर मिलने की सोर्स है ये, जो कि हमें जो भी यूनिवर्सिटी के जो भी पोर्टल्स होते हैं उस पे तो 2 घंटे तो अगर हम लॉगिन करके बैठे तो भी नहीं खुलता है वो। लेकिन यूपीडी खबर में ट्रांजिशन भी नहीं होता है। जैसे ही हम लॉगिन करते हैं हमें यूनिवर्सिटी के सारे अपडेट्स एक जगह मिल जाते हैं। यूनिवर्सिटी के सारे कब हमारा रिजल्ट निकलने वाला है, कब हमारा कैरी ओवर का पेपर है, कब हमारा बैक का पेपर है, कब हमारा क्या, मतलब एवरीथिंग, एवरी न्यूज़ रिलेटेड टू यूनिवर्सिटी वी आर गेटिंग एट अ सिंगल पेज। और आप यूपीडी ऑडियंस के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, उनको क्या बताना चाहेंगे? या बेसिकली मैं कहना चाहूँगा कि आज यूपीटी का जो प्रेजेंट सिनेरियो है कि आप यहाँ की क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। पहली बात तो क्वालिटी एजुकेशन इन सेंस कि हम वही 25 साल ओल्ड सिलेबस पढ़ाए हुए हैं। अगर यहाँ से कोई 10 साल पहले इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर के गया है तो देयर मेंटल लेवल एंड आवर मेंटल लेवल आर सेम, बट वर्ल्ड आर स्टिल एडवांसिंग। हम रोज नए नए इन्वेंशंस कर रहे हैं, रोज नए नए तरक्की कर रहे हैं, रोज नए नए मशीन्स डेवलप हो रहे हैं, लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं? वही इलेक्ट्रोडायनेमो टाइप मीटर, वही एक तरह से स्टूडेंट्स जो है वो करंट डेवलपमेंट के साथ कीप अप नहीं कर पा रहे, बिल्कुल नहीं कर पा रहे, तो उन्हें उस हिसाब से अपने आप को ढालना होगा। उसके लिए क्या सजेस्ट करेंगे, किस तरह वो कीप अप कर पाए इस चीज के साथ? गूगल इज द बेस्ट वे, गूगल इज द बेस्ट वे, गूगल इज द बेस्ट टीचर, गूगल इज द बेस्ट, सब कुछ गूगल है। आप गूगल पे प्रेजेंट गूगलिंग इज अ आर्ट, आप गूगलिंग सीखो सबसे पहले तो। अगर आप गूगलिंग करना सीख जाते हो तो आप एक अच्छा इन्वेंटर भी बन सकते हो। और आपके बारे में और जानने के लिए हम नेट पे कहाँ जाके देख सकते हैं? या जस्ट यू टाइप माय नेम ऑन गूगल सर्च निकी कुमार झा, व्हिच इज NIKKYKUMARJHA। आपको वहाँ मेरे रिसर्च पेपर मिल जाएंगे, आपको मेरे बारे में मिल जाएंगे, मेरे काफ़ी इंटरव्यूज खुलेंगे, मेरे इमेजेस भी खुल जाएंगे। देखिए आज हमारे को टाइम देने के लिए काफ़ी थैंक्स, आप आते रहिएगा। एंड दिस वाज मिस्टर निकी। थैंक यू।